हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10 के हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको पहला चैप्टर पढ़ाया जा रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इसमें हम पिछले वीडियोज में इस चैप्टर के जितने भी थ्योरिकल टॉपिक्स है वो सबको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के वीडियो में इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लगभग 50 के आसपास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम कराएंगे, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस चैप्टर के जितने सारे भी वीडियोस अपलोड किया गया वो सारे वीडियोस देखे हैं तो आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस समझ में आएगा और अभी ये याद भी हो जाएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण जो है किसने किया। तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, और जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण जो है नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही किया गया था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है नेपोलियन बोनापार्ट का पतन कब हुआ, यानी उनका कब पतन हुआ था नेपोलियन बोनापार्ट का। तो देखिए, हालांकि जब जर्मन राइन राज्य संघ का निर्माण किए थे तो उस समय इनका जो प्रख्याति था, इनका जो मतलब क्या कहते हैं नेम एंड फेम था, वो चरमोत्कर्ष पे था, काफ़ी ऊंचाई पे था। लेकिन इनका पतन हो गया, यानी इनके युग का अंत माना जाता है कि 1814 ईस्वी में हुआ। क्योंकि 1814 ईस्वी में जब, और देखिए इनका जब पतन हुआ तो उसके तुरंत बाद वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वियना सम्मेलन का आयोजन हुआ 1815 ईस्वी में। ये चीज़ भी आपको याद रखना है कि वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था 1815 ईस्वी में। और ये जो वियना है, वियना एक जगह का नाम है, एक शहर का नाम है जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया जो यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कहा जा रहा है कि वियना सम्मेलन का मेजबानी किसने किया, तो इसका आंसर होगा मेटरनिक। एक शासक था मेटरनिक, इसी के द्वारा जो है वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था। शासक नहीं था, ये चांसलर था, और ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको याद रखना है कि मेटरनिक कौन था, ये 5 नंबर क्वेश्चन है। तो ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। चांसलर का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। 6 नंबर में पूछा जा रहा है कि मेटरनिक युग कब से कब तक माना जाता है। तो देखिए 1815 ईस्वी में जब इसके मेजबानी में वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया, तब इस सम्मेलन के बाद बहुत सारे देशों पे इसका आधिपत्य हुआ। बहुत सारे यूरोप में बहुत सारी शक्तियां जो है इसी से संचालित होना शुरू हुआ, मेटरनिक से। इसलिए मेटरनिक युग की शुरुआत मानी जाती है 1815 ईस्वी से। लेकिन 1848 में फ्रांस में दूसरा क्रांति किया गया। और आपको हम बता दें कि वियना सम्मेलन किए जाने का मेन पर्पस था फ्रांसीसी क्रांति, मतलब मेन पर्पस था कि फ्रांस में जो लोकतंत्र स्थापित हो चुका था 1789 की क्रांति के बाद, वहाँ फिर से राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाना। और वियना सम्मेलन के बाद यानी 1815 के बाद जो है ऐसा करने में मेटरनिक सफल भी रहा। लेकिन 1830 में 1848 में 2 क्रांतियाँ हुई फ्रांस में, और 1848 की क्रांति के बाद फिर से फ्रांस में वो जो मेटरनिक की व्यवस्था था उसका अंत करके और फिर से लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया। तो चूंकि मेटरनिक की व्यवस्था का अंत फ्रांस ने 1848 में कर दिया, इसलिए माना जाता है कि 1848 में मेटरनिक का पतन हो गया। तो इसलिए मेटरनिक की युग जो है 1815 से 1848 तक है। तो इससे 2 क्वेश्चन और क्रिएट होगा। मेटरनिक युग की उदय, उसका शुरुआत कब हुआ 1848 में, और 15 में, और मेटरनिक का पतन कब हुआ 1848 में। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जुलाई 1830 की क्रांति फ्रांस के किस शासक के विरुद्ध हुआ। देखिए, फ्रांस में 2 क्रांतियां हुई, एक जुलाई 1830 की क्रांति और फिर एक 1848 की क्रांति। तो जुलाई 1830 की जो क्रांति है, फ्रांस के एक शासक थे जिनका नाम था चार्ल्स टेन, इनके विरुद्ध हुआ था। चार्ल्स टेन किसको अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो इसका आंसर होगा पोलिग्नेक। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोलिग्नेक। ये काफ़ी प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे, किसी भी प्रकार के सुधारात्मक कार्य को ये चाहते ही नहीं थे। इन्हीं को चार्ल्स टेन अपना प्रधानमंत्री बनाया। 9 नंबर क्वेश्चन है 1830 के क्रांति के बाद बुर्बो वंश के स्थान पे किस वंश को गद्दी सौंपा गया, तो फिर इसका आंसर होगा आर्लेयंस वंश को। बुर्बो वंश के स्थान पे आर्लेयंस वंश को गद्दी सौंपा गया। फ्रांस में वियना कांग्रेस द्वारा किस वंश का पुनर्स्थापना। देखिए, फ्रांस में जो है
जब वियना सम्मेलन का आयोजन किया गया था, तो वियना सम्मेलन के द्वारा फ्रांस में किस वंश का स्थापना किया गया था? तो देखिए, फ्रांस में वास्तव में देखा जाए तो जब 1789 की क्रांति हुआ था, उसके पहले फ्रांस में बुर्बो वंश का ही शासन था। फिर क्या हुआ कि 1789 के बाद लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाया गया और तब से लोकतंत्र चल रहा था। लेकिन 1815 में ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक के वियना सम्मेलन किया और उसके अंतर्गत फ्रांस की व्यवस्था को तहस नहस करने का प्रयास किया और वहाँ पे वो राजतंत्रात्मक प्रणाली को फिर से अपना लिया और वहाँ क्या जो वहाँ फिर से एक बार बुर्बो राजवंश को गद्दी सौंपा गया, बुर्बो राजवंश का स्थापना हुआ। हालांकि हम आपको पहले ही बता दिए इस बात को कि वियना सम्मेलन फ्रांस में बुर्बो राजवंश का स्थापना किया, लेकिन 1815 में ऐसा हुआ था बुर्बो राजवंश का पुनर्स्थापना। लेकिन 1830 में जब क्रांति हुआ तो इस क्रांति के बाद फ्रांस में बुर्बो राजवंश के स्थान पे आर्लेन्स वंश को गद्दी सौंप दिया गया था। और जब आर्लेन्स वंश की बात करते हैं तो इसके शासक जो बने वो थे लुई फिलिप। तो आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लुई फिलिप के विरुद्ध फ्रांस में क्रांति कब हुआ? अब लुई फिलिप के विरुद्ध भी फ्रांस में क्रांति होगा और ये होगा 1848 ईस्वी में। अब पूछा जा रहा है कि जो लुई फिलिप है ये किसको अपना प्रधानमंत्री बनाया? तो इसका आंसर होगा, एक व्यक्ति थे कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति जिनका नाम था गीजो। आपको याद रखना है कि ये कट्टर प्रतिक्रियावादी व्यक्ति थे गीजो और इन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया गया फ्रांस का लुई फिलिप के द्वारा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इटली और जर्मनी वर्तमान में किस कॉन्टिनेंट में आते हैं? अब देखिए इटली से क्वेश्चन क्रिएट होगा। तो देखिए इटली और जर्मनी वैसे वर्तमान समय में देखा जाए तो ये यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। और जब इटली और जर्मनी के इतिहास की जो हम बात करने वाले हैं उस समय भी ये यूरोप महादेश का हिस्सा था। इटली और जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन सा देश था? तो देखिए सबसे प्रमुख बाधा तो था ऑस्ट्रिया ही था। सबसे मेन जो प्रॉब्लम की बात करते हैं, बाधा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिया ही था इटली और जर्मनी के एकीकरण में भी। इटली के एकीकरण में किस शासक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो देखिए इटली का एक शासक था, इटली में एक राज्य हुआ करता था और उस राज्य का शासक था विक्टर इमैनुएल और इसके द्वारा जो है काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण जो कंट्रीब्यूशन था वो दिया गया इटली के एकीकरण में। अब सवाल आता है कि सर इटली में बहुत सारे स्टेट थे तो ये विक्टर इमैनुएल कहाँ के शासक थे? 16 नंबर क्वेश्चन है, ये कहाँ के शासक थे? तो देखिए इटली में एक राज्य था जिसका नाम था सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, यहीं के शासक थे सर्डिनिया पिडमाउंट के विक्टर इमैनुएल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एकीकरण से पहले इटली का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो सेम आंसर होगा, सर्डिनिया पिडमाउंट ही इटली के एकीकरण से पहले वहाँ का सबसे शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, सर्डिनिया पिडमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोसेफ मेजनी जो थे जिन्होंने इटली में काफ़ी हद तक राष्ट्रवादी भावना को फैलाने का प्रयास किया था, जोसेफ मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका आंसर होगा मतलब यूरोप में एक संगठन जनरली इटली में काम करता था जिसका नाम था कार्बोनेरी। इसी संगठन से जुड़े हुए थे जोसेफ मेजनी। अब यहाँ पे पूछा जाता है कि यंग इटली और यंग यूरोप ये दोनों का स्थापना किसने किया और कब किया? तो आपको याद रखना है कि यंग इटली का स्थापना किया गया था 1831 ईस्वी में और यंग यूरोप का स्थापना किया गया था 1834 ईस्वी में। और ये दोनों संगठन का स्थापना जो है मेजनी के द्वारा ही किया गया था। अब यहाँ नाम से स्पष्ट समझ सकते हैं कि यंग यूरोप, यंग इटली, यानी ये पूरे इटली को यंग के रूप में कह रहे हैं, मतलब इटली में जितने भी यंग लोग हैं उसका एक संगठन बना रहे हैं, यूरोप में यंग लोगों का एक संगठन बना रहे हैं। जाहिर सी बात है कि नेशनैलिटी को बढ़ावा देने की, जनरली जो यूथ उस समय का था, उस समय जो मतलब जो उस समय के जो युवा वर्ग के लोग थे उनमें एक अपने देश के प्रति अलग भावना को भरने की कोशिश कर रहे थे मेजनी। तो इस पर्पस से इन्होंने ये दो संगठन का स्थापना किया था। तो इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन हुआ। मैं आपको पहले ही बताया कि लगभग 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है। तो आइए देखिए कुछ और क्वेश्चंस को। 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विक्टर इमैनुएल ने, हम आपको पहले ही बताया कि सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक थे विक्टर इमैनुएल और इन्होंने काउंट कावूर को किस पद पर नियुक्त किया? तो देखिए सर्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर इमैनुएल ने काउंट कावूर को अपना प्रधानमंत्री बनाया, यानी इनको चांसलर के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया।
अब 22 नंबर में कहा जा रहा है कि किसने अपने कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बना दिया। तो देखिए काउंट कावूर जो है एक बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे और ये अपना कूटनीति करके और अपने कूटनीति के बल पे इटली की समस्या को पूरे यूरोप का समस्या बनाया। क्रीमिया का युद्ध कब हुआ था? तो इसका टाइम है 1853 से 54, इसके बीच में क्रीमिया का युद्ध किया गया था। अब पूछा जा रहा है कि गैरिबाल्डी जो दक्षिणी इटली के एक महान योद्धा के रूप में निकल के आ रहे थे, ये काउंट कावूर से कब मिले? तो इसका आंसर होगा 1862 ईस्वी में। फिर कहा जा रहा है कि काउंट कावूर की मृत्यु कब हो गई? तो इसका भी आंसर होगा 1862 ईस्वी में। गैरिबाल्डी जो थे ये पेशे से क्या थे? तो आपको बता दिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैरिबाल्डी जो है पेशे से एक नाविक थे। फिर 27 में पूछा जा रहा है कि गैरिबाल्डी ने एक सशस्त्र सेना की एक टुकड़ी बनाई जिसका क्या नाम रखा गया? तो उसका नाम रखा गया था लाल कुर्ती। सशस्त्र सेना की जो एक टुकड़ी बनाए थे उसका नाम था लाल कुर्ती। इटली का एकीकरण कब कंप्लीट हुआ, कब पूरा हुआ? तो देखिए इटली और जर्मनी दोनों का एकीकरण जो है 1871 ईस्वी में ही पूरा हुआ था। जर्मनी, अब यहां से जर्मनी से रिलेटेड क्वेश्चन है। जर्मनी लगभग कितने छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, मतलब एकीकरण से पहले की बात है। तो इसका आंसर होगा लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। 30 नंबर का है कि देखिए जर्मनी में एक संस्था का स्थापना किया गया था जिसका नाम था जालवेरिन, और इस संस्था का स्थापना वहां के व्यापारी वर्ग के जो लोग थे उनके द्वारा किया गया था। तो कहा जा रहा है कि जालवेरिन नामक संस्था का जो स्थापना है वह कब और कहां किया गया? तो सबसे पहली चीज की भाई इसका स्थापना किया गया जर्मनी में, और जब बात आती है कि कब किया गया तो इसका आंसर होगा 1834 ईस्वी में। अब इसके बाद आगे चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जालवेरिन किसकी संस्था थी? तो हम आपको अभी बताएं कि व्यापारियों के द्वारा इस संगठन का स्थापना किया गया था, यानी व्यापारियों की एक संस्था थी ये। एकीकरण से पहले जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? यानी जब जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था उस समय जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो इसका आंसर होगा प्रशा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रशा का चांसलर कौन था? तो आपको बता दें विस्मार्क, जो काउंट कावूर से भी बड़ा कूटनीतिज्ञ, और एक तरह से देखा जाए तो यूरोपीय इतिहास का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति जो है विस्मार्क ही थे, जो प्रशा के चांसलर थे। अब कहा जा रहा है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका भी आंसर होगा विस्मार्क। विस्मार्क के द्वारा रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया गया था। 35 नंबर है विस्मार्क किनके विचारों के समर्थक थे? तो देखिए वहां के यूरोप के एक प्रमुख दार्शनिक थे, फिलोसफर थे जिनका नाम था हीगेल। इनके विचारों के समर्थक थे विस्मार्क। अब कहा जा रहा है विस्मार्क ने डेनमार्क पर कब आक्रमण किया? तो इसका आंसर होगा 1864 ईस्वी में इन्होंने डेनमार्क पर आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेडोवा का युद्ध कब और किनके बीच किया गया? तो देखिए सबसे पहली चीज कि सेडोवा का युद्ध हुआ 1866 ईस्वी में, और ये किया गया प्रशा यानी जर्मनी। प्रशा चूंकि जर्मनी का ये स्टेट था और प्रशा के नेतृत्व में युद्ध जर्मनी की तरफ से किया जा रहा था। तो प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में ये युद्ध हुआ था 1866 में, सेडोवा का युद्ध जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट है सेडान का युद्ध कब और किनके बीच हुआ था? तो इसका आंसर होगा 1870 में, 1870 में, और ये युद्ध हुआ था प्रशा और फ्रांस के बीच में, प्रशा और फ्रांस के बीच। अब 39 नंबर में पूछा जा रहा है कि किस युद्ध में एक महाशक्ति के पतन के बाद यूरोप में एक महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ? तो देखिए 1870 में जब सेडान का युद्ध हुआ था तो उस समय एक महाशक्ति फ्रांस के पतन के बाद एक महाशक्ति जर्मनी का उदय हुआ था। तो आप इसमें कह सकते हैं कि सेडान के युद्ध के बाद, पूछ रहा किस युद्ध के बाद? तो आंसर होगा सेडान के युद्ध के बाद। फ्रैंकफर्ट की संधि कब किया गया? तो इसका आंसर होगा 1871, 1871 ईस्वी में। और जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? हालांकि 1870 में ही अंत में फ्रांस को हरा दिया गया था, लेकिन इसको पूर्ण एकीकृत राष्ट्र जो है 1871 में घोषित किया गया, जब इटली का भी एकीकरण 1871 में ही किया गया था। तो इस प्रकार यहां तक क्वेश्चंस को हम लोग देखें। अब यूनान, तुर्की और पोलैंड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस है, आइए तो उसको भी देखते हैं। 42 नंबर में कहा जा रहा है कि यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य यानी लिटरेचर
और ज्ञान विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा है, यानी मोटिवेशन के रूप में काम किया है। तो इसका आंसर होगा यूनान। यूनान का जो लिटरेचर रहा है, यूनान का जो ज्ञान विज्ञान रहा, वो पूरे यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। अब 43 में कह रहा है कि यहाँ पे एड्रियानोपुल की संधि जो है कब किया गया, तो इसका आंसर होगा 1829 ईस्वी में। वास्तव में देखा जाए तो हुआ क्या था कि यूनान जो है तुर्की के आधिपत्य में था। ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है कि यूनान किस देश के आधिपत्य में था, किस देश का गुलाम था, तो तुर्की का के आधिपत्य में था। तो इसलिए एड्रियानोपुल की जो संधि हुआ वह यूनान और तुर्की के बीच में हुआ, यूनान और तुर्की के बीच में किया गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के लिए किस संगठन का स्थापना किया गया था। तो देखिए एक संगठन है जिसका नाम है हितेरिया फिलाइक। हितेरिया फिलाइक, इस संगठन का स्थापना किया गया था वहाँ पे स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और ये संस्था जो है यूनान में एक जगह है जिसका नाम है ओडेशा। ओडेशा नामक स्थान पर इस संगठन का स्थापना जो है किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनान को कब स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। इसका आंसर होगा 1832 में। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यूनान में बवेरिया वंश के किस शासक को वहां का राजा बनाया गया, तो इसका आंसर होगा ओटो को। ओटो जो है, ओटो को बवेरिया वंश का ये शासक थे जिनको यूनान का नया राजा बनाया गया। अब 18 नंबर क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो यहाँ हंगरी से 2 क्वेश्चंस पूछा जाता है, एक हंगरी की राजधानी कहाँ और दूसरा कोसूथ कौन था। तो याद रखना बड़ा आसान है। देखिए जनरली मान लीजिए कि हम लोग ब्रश करते हैं पेस्ट से, अगर वो पेस्ट हमको खराब मिल जाए, यानी पेस्ट बुरा है, ठीक है, तो आप इसको बुरा कहिए। अगर पेस्ट बुरा है और वो उसी से हम ब्रश कर ले तो दिन भर भूखे रह जाना पड़ेगा, जतरा खराब हो जाएगा। तो भूखा का इंग्लिश में भूखा को हम क्या बोलते हैं, हंगरी। तो याद रखिएगा हंगरी की जो राजधानी है वो कहाँ है, बुडापेस्ट ही है हंगरी की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसूथ कौन था। तो आपको बता दें एक फेमस व्यक्ति का नाम है कोसूथ, और वास्तव में ये हंगरी के ही एक नेता थे। कौन थे, हंगरी के ही एक नेता थे। और इसको भी याद रखना काफ़ी आसान है, हंगरियन नेता। क्यों आसान है, कैसे आसान है इसको याद रखना। तो देखिए जब भी कोई व्यक्ति भूखा रहता है ना, हंगरी रहता है, तो भोजपुरी में वो बात कहा गया है कि भूखे प्यासे देखो कि अगर सुथनी खाने कर मुँह हो गई बा। तो देखिए सुथनी है ना, मतलब जब हाँ किसी का फेस जो है एकदम सूख जाता है तो उसको कहा जाता है सुथनी जैसा बना लिया है मुँह। तो कोसूथ ये हंगरी के बाद ही, हंगरी होने के बाद ही ऐसा स्थिति आता है। तो ये हंगरियन नेता थे कोसूथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलैंड में आंदोलन कब किया गया। तो इसका आंसर होगा 1863 में। 1863 ईस्वी में पोलैंड में आंदोलन जो है किया गया था। तो इस प्रकार जो पहला चैप्टर था उसका हाफ सेंचुरी उसमें 50 क्वेश्चन जो हम लोग क्लियर कर लिए, पूरा कर लिए। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे, और अगले वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के यानी 10 क्लास के हिस्ट्री के दूसरे चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, और दूसरा चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद, जिसके बारे में हम पढ़ाएंगे।